अरे भाई, ये सीकर है। यहाँ का जवान और यहाँ का किसान जिसने राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में सीकर का नाम रोशन कर रखा है, तो जरा आवाज भी उसी तरह से बुलंद होनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए खाटू श्याम जी की, खाटू श्याम जी की। बोलिए सालासर बालाजी की, सालासर बालाजी की। बोलिए जीड़ माता की, बोलिए सांगलिया धूड़ी के संतों की, भारत माता की। आज के स्वामी सुमेधानंद जी के नामांकन के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, यहाँ के सांसद और प्रत्याशी स्वामी सुमेधानंद जी, क्योंकि सीकर वाले एक टिकट में 2 फिल्म देख रहे हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मूलतः सीकर के निवासी और हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानीय घनश्याम तिवारी जी, मेरी कैबिनेट में मेरे साथी भाई जावर सिंह जी खर्रा साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई गौतम दत्त जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल सिकवाल जी, और जिन्होंने हमारे यहीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने सैनिकों के कल्याण के लिए काम किया है और आगे भी करने वाले हैं, ऐसे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, वरिष्ठ नेता सुभाष महेरिया जी, खंडेला के विधायक सुभाष मील जी, जिला प्रमुख गायत्री कंवर जी, हमारे संगठन के प्रभारी दिनेश धाबाई जी, चोमू के विधायक भाई रामलाल शर्मा जी, सह प्रभारी बलराम दून जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रेज हरिराम रड़वा जी, पूर्व विधायक रतन जलधारी जी, प्रत्याशी हमारे दाता रामगढ़ गजानन जी कुमावत साहब, केडी बाबर साहब, राजकुमारी जी शर्मा पूर्व विधायक, प्रभु सिंह जी संयोजक लोकसभा सीकर, पवन मोदी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, इंदिरा चौधरी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, विष्णु चेतानी जी पूर्व जिला अध्यक्ष, मनोज सिंघानिया जी पूर्व जिला अध्यक्ष, और इस नामांकन में आए चूर सीकर के एक एक गांव, एक एक ढाणी से वो कार्यकर्ता जो पार्टी के विचार के लिए, राष्ट्र के कार्य के लिए हमेशा काम करने वाले, ऐसे मेरे मोतियों से महंगे सभी कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सभी को पता है यह लोकसभा के नामांकन का आज दिन है। स्वामी सुमेधानंद जी ने तीसरी बार आज आपके बीच में नामांकन किया है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि 2014 से पहले का भारत, 2014 से पहले का सीकर, 2014 से पहले का राजस्थान, 2014 से पहले उसकी स्थिति
ये आप सभी को ध्यान में करनी है। मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले देश के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली सरकार, आतंकवाद जिस बड़ी सीमा पर था, आप देख सकते हैं। इस देश के अंदर ऐसा लगने लग गया था कि आखिर इस देश का क्या होगा। आए दिन घोटाले ही घोटाले नजर आते थे और घोटाले भी इतने बड़े आते थे कि हम उनकी गिन नहीं सकते। जमीन पर भी घोटाला, आसमान में भी घोटाला, पाताल में भी घोटाला, घोटाले ही हो रहे थे। देश की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो आतंकवादी आए दिन आते थे। कहीं बम फोड़ करके रेलवे स्टेशन पर चले जाते थे, कहीं बस स्टैंड पर चले जाते थे, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम फोड़ करके चले जाते थे। और सिर्फ प्रधानमंत्री जी कहते थे कि यह बड़ी दुखद घटना हुई है, यह कहते हुए अपना पीछा छुड़ा देते थे। यही नहीं मित्रों, वो पार्टी तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाली थी, वो हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर चलती थी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको बढ़ता हुआ भारत, दुनिया में सिरमौर बनते हुए भारत को आप देख रहे हैं। हमने कभी भी कोई कार्य किया पक्षपातपूर्ण नहीं किया। इस राजस्थान के अंदर सभी जनता को लेकर के चले, पूरे देश के अंदर सारी जनता को सबके साथ समान व्यवहार करते हुए हम चले थे। आपने देखा होगा, अगर किसान के बारे में किसी ने सोचा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। जब जब यह प्रदेश में या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई तो किसानों के साथ सोचने का काम किया है, किसान को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। माननीय घनश्याम जी भाई साहब अभी कह रहे थे, मित्रों ये बात याद कर लीजिए, देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अगर जाटों को आरक्षण देने का काम किया तो पूरे देश भर में सीकर की धरती से करने का काम किया था, सीकर की धरती से काम किया था, क्योंकि वो पीड़ा को जानते थे, किसान की पीड़ा को जानते थे। जब 77 में भैरव सिंह, माननीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर सरकार बनी थी तो अंत्योदय योजना को चलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने किया था। यही नहीं मित्रों, तब केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो किसान को क्रेडिट कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री सड़क योजना से लेकर के किसानों के गांव तक साधन संसाधन ठीक प्रकार से पहुंचे, ये काम भी देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और आज आप बात करते हैं ईआरसीपी या जमुना समझौते की। अगर सबसे पहले इस देश के अंदर किसी ने बात उठाई थी पानी को लेकर के, नदियों को लेकर के, तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाई थी कि हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए और हर नदियों से नदियों जोड़ करके मेरे किसान का भला किया जाए, क्योंकि इस देश की समृद्धि किसान के घर से निकलती है, किसान के खलिहान से निकलती है, किसान के खेत से निकलती है, ये उनको पता था। मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा था, जिन्होंने हमेशा किसानों के हित में बोले थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस ने सिवाय वोट लेने के किसानों के हित में सोचने का काम नहीं किया। मैं अभी झुंझुनू गया था, झुंझुनू की मीटिंग में विषय आया कि यमुना समझौते के लिए
यहां के झुंझुनू के बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता, जब चुनाव आता था यमुना के पानी के उसमें कहीं ना कहीं भाटा लगा देते थे, इंजीनियरों को बुला देते थे, एक दिन में फीता से नब्बाते थे कि यहां के पानी आएगा, यमुना जल आएगा, और चुनाव जीत जाते थे। लगातार उन्होंने धोखा देकर के यमुना के पानी की बात करके चुनाव जीतने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग करते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा इसने किसानों को ठगने का काम किया है, और आज भी आप देख रहे हैं जिस तरह से उन्होंने समझौता किया है। ये कांग्रेस के लोगों की स्थिति आप जानते हो। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, मेरे से माननीय राजेंद्र राठौर जी, घनश्याम तिवारी जी ने कहा था कि यमुना का पानी अगर हमारे 3 जिलों को मिलेगा, ये अगर हमारा समझौता होता है तो हमारे तीनों जिलों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने मेरे अधिकारियों से कहा कि यमुना पानी का समझौता हमें करना है। पुराने कुछ पेपर हो तो वो पेपर मेरे को ला के दीजिए, कब कब किस किस सरकार ने, या हरियाणा सरकार को या केंद्र को कोई पत्र लिखा हो तो वो पत्र निकालिए। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, कोई भी पत्र मेरे को ऐसा, क्योंकि सबसे ज्यादा या अगर देश में और प्रदेश में और हरियाणा में राज रहा तो कांग्रेस सरकार का रहा। मैंने उनसे कहा कोई पेपर दीजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार का, ना हरियाणा सरकार को ना केंद्र सरकार को यमुना समझौते के लिए कांग्रेस ने एक भी पत्र नहीं लिखा जिसे हम देख सकें, कह सकें कि कांग्रेस ने एक पत्र भी लिखा है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब को, कि उन्होंने 1994 में यमुना पानी के लिए केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को सबसे पहले पत्र लिखने का काम किया था, सबसे पहले पत्र लिखने का काम किया था। मित्रों, कहते हैं ना, पैर में बेवाई फटती है, वो क्या जाने पीर पराई, जिसकी पैर में नहीं फटी बेवाई। क्योंकि भैरव सिंह जी शेखावत किसान से जुड़े हुए एक गांव के सीकर के वो नीचे से जाने वाले हमारे मुख्यमंत्री थे। वो किसान की पीड़ा को समझते थे। भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गरीब को गणेश मान करके सेवा करता है, गरीब को गणेश मान करके सेवा करता है। राजनीति में सेवा के लिए काम करते हैं और वो लोग राजनीति का उपभोग करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, वो भैरव सिंह जी शेखावत का 1994 का पत्र, जिसमें 1917 क्यूसेक पानी इन 3 जिलों को दिया जाए, उनका यह पत्र था। मैंने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी से जब मैंने निवेदन किया कि हमारे ये 3 जिले हैं, इनको पानी की आवश्यकता है, इनको भी कैसे भी करके पानी मिलना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को फोन किया और उनका फोन 3 दिन बाद सुबह सुबह मेरे पास आया कि भजनलाल जी आप आइए, आपका यमुना का समझौता है, पहले दौर अधिकारियों की बैठक हो जाए, वो प्लान बना लें, अगली बार हमारी आपकी बैठक हो जाए, आपकी हमारी दोनों की समझौता हो जाए, हमारा क्षेत्र भी हरियाणा का बॉर्डर उसको भी पानी मिल जाए और राजस्थान के 3 जिलों को पानी मिल जाए। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 16 तारीख को हमारे अधिकारियों की बैठ करके चर्चा हुई और 17 तारीख को, 17 फरवरी को हमारा समझौता हो गया। उन्होंने कहा आप अपनी 3 पाइपलाइन ले जाइए, एक पाइपलाइन हमारी ले जाएंगे, डलवा दीजिए, हमारे हरियाणा के क्षेत्र को भी पानी मिल जाएगा
और आपके राजस्थान को भी पानी मिल जाएगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को और मनोहर लाल जी खट्टर साहब को आज आपकी सीकर की जनता के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस समझौते को किया और हमारी डीपीआर बनना इसके लिए प्रारंभ हो गया है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, हम जनता के बीच में रहते हैं, हम जनता के काम, जनता की समस्या क्या है, इसे करने की कोशिश पूरी तरह से हमारी सरकार करती है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आपके क्षेत्र में लगातार जिस तरह से इन्होंने घोषणा की है वो भी मैं लेकर के आया हूं। कांग्रेस के लोगों ने घोषणा की है, छोटी छोटी घोषणा की है, एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ, एक भी काम प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने उनको कहा है कि आपने जब जब बजट में घोषणा की है, आपने जब जब विधानसभा में घोषणा की है, या आपने अपने घोषणा पत्र लेके विधानसभा की सभी घोषणाओं को आप निकाल लीजिए। अरे कांग्रेस के लोगों, मनन तो करिए कि जनता से हमने कितना झूठ बोला था। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है। हम जो आपके बीच में कहेंगे वो हम करके रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, सीकर में यह देखिए 7 करोड़ रुपए की लागत से झाझड़ HS 07 से NH नेसवा रोड तक बाईपास सड़क 5.5 किलोमीटर लक्ष्मणनगर सीकर, यह निर्माण सुदृढ़ीकरण के लिए इन्होंने 16/2/23 को घोषणा की थी, लेकिन उसका आज तक कुछ नहीं हुआ, ना उसका काम प्रारंभ हुआ, कुछ नहीं उन्होंने किया। नीम का थाना कोटवा 38 किलोमीटर 2 लेन स्टेट हाईवे 4 लेन सीकर जयपुर 178 करोड़ रुपए की लागत का इन्होंने घोषणा की थी 17/3/2022 को, आज तक कोई काम इसका नहीं हुआ। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ये घोषणा करते हैं लेकिन काम नहीं होते। ये सरकारी दस्तावेज दे रहा हूं मैं आपको। जिस तरह से कांग्रेस के लोग झूठे वायदे करते हैं, धौंध बाईपास सड़क का निर्माण 5 किलोमीटर सीकर 10 करोड़ रुपए की लागत करवाए, ज्यादा बड़ा काम नहीं है, लेकिन यह भी उन्होंने नहीं किया। नीम का थाना बाईपास 60 करोड़ की लागत से कार्य प्रारंभ करना था, यह भी उन्होंने नहीं किया। ये तो एक डिपार्टमेंट का है। अभी छोटा सा कार्य प्रारंभ महावा से जीरो मीणा की ढाणी तक 7 किलोमीटर नीम का थाना में प्रारंभ करना था, आज तक नहीं किया। यही नहीं, PHCD के काम है, इतने काम अधूरे पड़े। मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे काम इन्होंने घोषणा किए, लेकिन एक भी काम पूरा नहीं किया। मैं आपके बीच में इतना निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, यह सीकर है, यह किसान और जवान की धरती है। हमारा किसान खेत में काम करते हुए, धरती माता का सीना चीरते हुए काम करता है, और सीमा पर किसान का बेटा 50 टेम्परेचर में और 0- टेम्परेचर में देश की रक्षा करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हमने आपके बीच में वायदे किए हैं। 3 महीना हमारी सरकार का हुआ है, आप महसूस कर रहे होंगे जो हमने कहा है वो हम आपके बीच में कर रहे हैं। इनको दर्द हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एसओजी तो पहले भी थी, पहले एसओजी नहीं थी क्या? लेकिन जो दृढ़ इच्छा शक्ति से और ईमानदारी से काम करता है वही काम आगे बढ़ता है। हमने 15 को शपथ ली थी, 16 को हमने कहा था कि एसआईटी का गठन करेंगे। जो किसान के बेटों के साथ आघात हुआ है, जिस नौजवान, जिस युवा के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, उसे हम किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं है। ये हमने आपके बीच में कहा था, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं हैं। 65 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, अभी बहुत कुछ पाइपलाइन में है, बहुत कुछ आने वाले हैं।
और आपसे कहना चाहते हैं, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, हम उसको बख्शने वाले नहीं हैं। हमने जो आपसे वायदा किया है उसे करने वाले हैं। अभी तो चलिए, अभी तो आरपीएससी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी आरपीएससी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये कह रहे हैं आपने वायदा किया। अरे सब्र तो करो भाई, थोड़ा सब्र तो करो। अभी 100 दिन पूरे हुए हैं, जरा और थोड़ा सब्र करिए। राजस्थान की जनता का आपने जितना खून पिया है, खून के आंसू आपने रुलाए हैं, यह जनता आपको छोड़ने वाली नहीं है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमने आपके बीच में वायदा किया था, हमने कहा किसानों की सम्मान निधि बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने पहली हमारी बजट की मीटिंग में किसानों को हमारी केंद्र की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 6,000 रुपए मिलते थे। पहली किस्त हमने 2,000 रुपए बढ़ा करके 8,000 रुपए हमारे किसान भाइयों को देने का काम किया है। और यही काम नहीं किया, मैं आपको दूसरा भी बताना चाहता हूं। हमने बार बार केंद्र से पत्र आया था कि जो किसान हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके स्वर्गवास हो जाता है, उनके बच्चों के नाम दाखिला या नामांतरण जो चढ़ता है उसकी सूची भी बननी चाहिए। उनका क्या कसूर है जो उनको किसान सम्मान निधि नहीं बने? उनको भी तो मिलनी चाहिए ना। पिताजी एक्सपायर हो गए, उसमें लिख दिया पौध, वो बंद हो गई, उनका नामांतरण नहीं चढ़ा, नामांतरण चढ़ा तो वो सूची केंद्र को नहीं भेजी। हमने 60,000 लोगों से ज्यादा वो किसानों के पुत्रों को सूची बना करके वो 60,000 लोगों को बढ़ाने का काम किया है। वो सूची भी हमने केंद्र को भेजने का काम किया है। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इनको पता ही नहीं है कि क्या होना चाहिए, किसान को लाभ कैसे मिलना चाहिए। अगर भाई किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो उनके बेटों ने क्या कसूर किया है कि उनको सम्मान निधि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो 5 साल तक सूची क्यों नहीं भेजी? अगर एक कांग्रेसी आए तो जरा पूछिए तो सही आप उनसे कि हमारा क्या खोट था। हमारे पिताजी चले गए, हमारी किसान सम्मान निधि इसलिए बंद हो गई, आपने वो सूची नहीं भेजी इसलिए वो बंद हो गई। हमने 60,000 लोगों से 60,000 की सूची ऊपर से ऊपर की हमने केंद्र सरकार को भी भेजने का काम किया है और हमारी सूची में जोड़ने का भी हमने काम किया है। यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। हमने वायदा किया था कि किसानों की गेहूं की बदल के एमएसपी हम बढ़ाएंगे। 2275 से 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम हमारी पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने किया है। हमने आपसे वायदा किया था, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नीचे के ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, निकाय के जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते थे ये सरकार हमारा मानदेय नहीं बढ़ाती है। हमने कहा इनका भी जब सबका मानदेय बढ़ता है तो इनका बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हमने उनका 10% हमारे पंचायत के, हमारे नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि हमारे चुन के आते हैं उनको 10% मानदेय बढ़ाने का भी काम किया है। हमारी आंगनवाड़ी की बहनें काम करती हैं, आशा सहयोगिनी काम करती हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी बहनों को मजबूत और उनको स्वरोजगार से जोड़ते हुए करोड़पति बनाना चाहते हैं। लखपति दीदी कितने हमारे 11 करोड़ बहनों को लखपति बनाने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं। हमारे यहां लगभग 11 लाख बहनें हमारी करोड़पति बहनें बनने वाली। हमारी 3 लाख बहनें राजस्थान के अंदर लखपति बनाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसा मैं कह रहा था, आशा सहयोगिनी हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता, उनका भी 10% मानदेय बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने आपके बीच में जो हम विधानसभा के अंदर आपके बीच में जो वायदा लेकर के हम गए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम एक एक वायदे को आपके बीच में पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारी ईआरसीपी की योजना, यमुना जल की योजना, इसके अलावा सबसे पहले क्या चाहिए आदमी को?
सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। हमने ईआरसीपी 13 जिलों के लिए, जो आज 21 जिले उनके लिए काम किया है। 3 जिले शेखावाटी यमुना जल से जोड़ेंगे और हमारा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर को भी जोड़ने का काम किया है। वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 किलोमीटर पंजाब के अंदर नहर में, वो कच्ची नहर है और वो कच्ची नहर में पानी आता है तो रिस जाता है, ज्यादा पानी आ जाता है तो टूट जाती है। हमारे इस इंदिरा गांधी नहर में, गंगा नहर में पानी नहीं आ पाता है। हमने उसके लिए भी 350 करोड़ पक्की करने के लिए वो भी हमने मंजूरी की है और वो भी पक्की होने वाली है, जिससे राजस्थान में पानी की कमी नहीं हो। पोंग डैम से पानी आता था राजस्थान के लिए। एक बार पंजाब के अंदर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आ गई तो उन्होंने उसको कम कर दिया, उसमें 10 फुट का भराव क्षमता कम कर दी। आप बताइए, जब डैम भरता है तो नीचे से तो सकरा होता है, ऊपर जाके बड़ा होता है कि नहीं होता है? 10 फुट पानी कितना होता है? अगर राजस्थान कब हिस्से का पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने आर के सिंह जी को पत्र लिखा कि भाई जी, ये 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, जब आतंकवाद पंजाब के अंदर था उस समय बाढ़ आई थी, वो हमारा 10 फुट पानी बंद कर दिया, कम कर दिया, उसे बढ़ाइए। हमारा 10 फुट पानी बढ़ेगा तो हमारा पानी अब तक तो नाचना जैसलमेर नागौर तक जाता है, ये हमारा बाड़मेर तक पानी जाता है। उन्होंने कहा भाई जी, आप, हमने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से आपका जितना ज्यादा पानी बढ़ सकता है हम बढ़ाने का काम करेंगे। ये भी हमने काम किया है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं, उदयपुर के अंदर आधा पानी हमारा इधर आता था जो बंगाल की खाड़ी में जाता था, आधा अरब सागर में जाता था। लेकिन अरब सागर का पानी कोई काम नहीं आता, थोड़ी देर चलता था, वो गुजरात के माध्यम से अरब सागर में पहुंच जाता था। हमने उसका भी उद्घाटन किया है, देवास योजना का। हमने टनल के माध्यम से पानी को रोक करके और उस पहाड़ों में टनल के माध्यम से उस पानी को भी हम इधर ला रहे हैं, जैसे उदयपुर का, राजसमंद का, चित्तौड़ का भला हो सके। अगर ज्यादा बारिश हो तो उसका पानी भी बीसलपुर में आए, जिससे आधे राजस्थान की प्यास बुझने का काम हो। यह भी काम हमने किया है। इतना बड़ा बिजली का समझौता, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में आने वाले 3 साल में हम आत्मनिर्भर होंगे। आत्मनिर्भर होंगे हम। 1,65,000 करोड़ का समझौता, 1,65 का एक समझौता किया है। 2.25 लाख करोड़ के हमने समझौता किए हैं और अब वो समझौता हमारे आने वाले समय में लागू होंगे। राजस्थान बिजली में आत्मनिर्भर होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली की हमारे किसान को आती है। हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारा किसान सुबह 9 बजे जाएगा खेत में, शाम को 5 बजे 6 बजे बंद करके आएगा, क्योंकि रात को जब भी तो खाना खाने बैठता है और जब भी लाइट आ जाती है तो खाना भी नहीं लेकर के किसान चला जाता है। किसान जैसे सरकारी व्यक्ति अपनी दफ्तर को जाता है, ऐसे ही खेत में जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लाइट मिलेगी। घर आकर के 7 बजे 8 बजे बच्चों के साथ खाना खाएगा, टीवी देखेगा, नाटक देखेगा और घर की चैन आराम से सोएगा। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। चुनाव के समय ये लोग आते हैं, तरह तरह के वायदे करते हैं, झूठ बोलते हैं और इनको हिसाब देना नहीं आता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल में हिसाब देते हैं और अभी आपने देखा होगा एक एक गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन्होंने कितने लोगों को लाभ मिला, कितनों को नहीं मिला, कोई वंचित तो नहीं रह गया। ये काम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अभी माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, यही समय है, सही समय है देश के विकास के लिए, देश के उत्थान के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। यही समय है, सही समय है। आने वाले समय में प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें आपके बीच में काम करेंगे। आपसे जो हमने वायदे किए हम उनको पूरा करेंगे।
आने वाले 19 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को महापर्व को हम सभी मनाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके बीच में हमारे स्वामी सुमेधानंद जी, अरे संतों का तो कोई वो नहीं होता है। सीकर वालों, आप सौभाग्यशाली हैं, आपको सुमेधानंद सरस्वती जैसे तीसरी बार आपको लोकसभा का नेतृत्व करने के लिए आपको स्वामी जी मिले। स्वामी जी को मैं देखता हूं, इनको हमेशा सीकर की और सीकर लोकसभा के लोगों की चिंता रहती है। हमेशा किसी ना किसी से मिलते हैं, किसी ना किसी योजना के बारे में बात करते हैं। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, तीसरी बार भारी बहुमत से। मुझे पता है आप जिताओगे, मुझे यह भी पता है आप जिताओगे, लेकिन अब की बार रिकॉर्ड टूटना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हमारा कमल का फूल नहीं खिले, और कम से कम 5 लाख से ज्यादा वोटों से स्वामी जी को जिता करके भेजना है। और ये आपका तो डबल काम हो गया, भाजपा को भी वोट हो गया और संत महाराज जी को भी वोट हो गया। आपकी तो दक्षिणा पूरी की पूरी काम में आ गई गुरुजी की। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक कमल का फूल, और वो भी ऐसा खिला हुआ, क्योंकि जब 5 लाख से ऊपर से जीत करके जाएंगे, उस कमल की महक ही अलग होगी, उस कमल की खुशबू अलग होगी। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं महाराज जी को ये दुपट्टा पहना दूं ना, सभी हाथ खड़े करके कहिए मैं दुपट्टा पहना दूं ना। बोलिए भारत माता की।